हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ्यापा में। हम लोग देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो प्राइमरी डेटा होता है आपका, ठीक ना, प्राइमरी डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक समंक बोलते हैं, उनको जो इकट्ठा करना है, ठीक ना, उनका जो कलेक्शन करना, उनको जो एकत्रित करना है, उसको इकट्ठा करने की जो रीति थी, रीति वन, जो फर्स्ट मेथड था, मेथड नंबर वन, उसको जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वो जो मेथड नंबर वन या फिर रीति नंबर वन था, वो क्या था कि प्रत्यक्ष जा करके किसी के पास, वहाँ से जा करके डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रीत नंबर दो, ठीक ना, रीत नंबर दो, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेथड नंबर टू कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक, मतलब कि अप्रत्यक्ष तरीके से या और जो है मौखिक तरीके से जो है डेटा को कलेक्ट करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें होता क्या है कि जो आपका अनुसंधान करता होता है वो अप्रत्यक्ष संपर्क में आता है किसके, तीसरे व्यक्ति या फिर गवाह या फिर विशेषज्ञ के। ठीक, उससे पूछताछ करता है और सूचना को एकत्रित करता है। ठीक, आइए इसको डिटेल में समझते हैं क्या कह रहा है। ये फ्लो चार्ट था। आइए, अर्थ क्या है, इस रीत में उस व्यक्ति से सीधे बात नहीं की जाती है जिससे समस्या जुड़ी है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति से समस्या जुड़ी हुई है उससे हम लोग कोई डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं जाएंगे। ठीक, बल्कि समस्या से परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले तीसरे व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो आप समझ पाएंगे, कनेक्ट करिएगा बात को मेरे। जैसे देखिए कि अगर कोई अपराधी होता है, वो पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक, वो तो चला गया लॉकअप में चला गया, ठीक, लॉकअप में चला गया या जेल में चला गया, वो तो ठीक है। ठीक है, अब क्या, जब पुलिस होती है, अपनी जो पुलिस प्रशासन होती है, वो क्या करती है, उस केस की जांच करती है, तो वो क्या करेगी, उस आरोपी के पास ना जा करके उसके संपर्क में या फिर उस घटना से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनके पास जा करके वहाँ से पूछताछ करती है, डेटा को एकत्रित करती है। ठीक ना, तो यही है आपका अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है। ठीक है, ठीक, मतलब इस आरोपी के अलावा इसके कंटेंट में जितने लोग हैं, तीसरे व्यक्ति हैं, ठीक, उस घटना के जो गवाह होंगे उनसे जा करके पूछताछ करना और डेटा को इकट्ठा करना। ठीक, तो इसका उपयोग क्या है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग सरकारी आयोगों, समितियों और पुलिस कानूनी अपराधों की जांच पड़ताल के मामलों में किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग ये है। यह प्रणाली कब प्रयोग की जानी चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको, कब की जानी चाहिए। ठीक है, जहां अनुसंधान का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो, बहुत बड़ा हो। ठीक ना, जहाँ पे कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता वहाँ पे ये रीति जो है आजमानी चाहिए। ठीक, जब मुख्य व्यक्ति से सीधा संपर्क करना असंभव हो या जो है वह अज्ञानता या फिर रुचि ना होने या फिर जानबूझकर सच छिपाने के कारण सूचना ना दे रहा हो, तब हम लोग जो है इस रीत को जो है अपनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इनके जो पुलिस वाली बात मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मान लीजिए आरोपी फरार हो गया हो, ठीक, तो जाकर के हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति के साथ जाकर के वहाँ पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ठीक, या फिर अपराधी पकड़ा भी गया और उसको जो है बता ना रहा हो, छिपा रहा हो, तो भी हम जाकर के वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, तीसरे व्यक्ति से करते हैं। ठीक है, जब मुख्य व्यक्ति से सीधे प्रश्न पूछना उचित ना हो, मामले को गुप्त रखना हो या उसके पक्षपात करने का डर हो, तब हम लोग इस रीति का जो है यूज करते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के गुण और दोष ये देखते हैं। प्रणाली के गुण, मेरिट देख लेते हैं। मितव्यता, ठीक, इसमें क्या आता है, प्रत्यक्ष विधि के मुकाबले इसमें समय, धन और परिश्रम बहुत कम लगता है। ठीक है, ये चीज़ है। सरल और सुविधाजनक होता है, ये काम बहुत तेज़ी से और बिना किसी खास परेशानी के निपट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्तृत क्षेत्र। यह बहुत बड़े जांच क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त और फायदेमंद प्रणाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशेषज्ञों की सम्मति। जो इस प्रक्रिया में जांच के दौरान विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय और सुझाव आसानी से मिल जाते हैं, जिससे अनुसंधान अधिक प्रभावी आप बन जाता है। ठीक है, ये इसके क्या थे, गुण थे आपके। ठीक, अब देख लेते हैं संवाददाताओं या फिर सूचना देने वालों के संबंध में दोष या फिर दोष व नियम। ठीक, इसको देख लेते हैं, मतलब दोष के बारे में बात कर लेते हैं, अभी मेरिट के बारे में बात किया, अब डीमेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब पहला टॉपिक है इसमें, संवाददाताओं
को सूचना देते समय अपनी व्यक्तिगत राय या फिर पक्षपात का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये चीज़ है इसमें, मतलब कि पक्षपात का जो है इसमें आरोप लग जाता है कभी कभी, तो ये इसमें एक दोष है। ठीक ना, तो उस चीज़ को जो है दूर किया जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में संवाददाताओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत पक्षपात या त्रुटियों का असर आपस में कट जाए। ठीक, मतलब मान लीजिए कोई पक्षपात कर रहा है तो और ढेर सारे लोगों से आप इंक्वायरी कर लीजिए ताकि जो पक्षपात कर रहा हो उसकी, जैसे 5 लोग हैं, ठीक ना, 5 लोग हैं, 5 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, ठीक ना, 5 बंदे हैं, जिसमें से मान लीजिए ये 2 जो है मान लीजिए कि पक्षपात कर रहे हो या फिर कुछ बात बता रहे हो, या फिर इसमें से एक बंदा ये है पक्षपात हो, आरोपी का सगा हो, वो पक्षपात कर रहा हो, उसके हित में बोल रहा हो, बाकी ये जो 4 लोग हैं इसमें से 4 लोग न्यूट्रल हों। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक लोग जो हमेशा विरोध में, या 2 लोग या 3 लोग जो है न्यूट्रल हों, तो वो जो सही बात होगी उस बात को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जो है इसमें क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें कहा जा रहा है। अब आइए देखते हैं, एक जो है तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये विशेषता हो गई, यहाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हो गई और ये अप्रत्यक्ष मौखिक हो गया। ठीक, संपर्क, इसमें क्या होता है, अनुसंधान सीधे मुख्य व्यक्ति से जो है इसमें जो है संपर्क करता है। इसमें क्या होता है, तीसरे व्यक्ति या फिर गवाहों से जो है बात किया जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है प्रथम वाले का, प्राथमिक का, वो सीमित होता है या फिर छोटा क्षेत्र होता है। इसमें विस्तृत क्षेत्र होता है या फिर बड़ा क्षेत्र होता है। खर्च की अगर बात की जाए तो इसमें अधिक धन, समय और परिश्रम लगता है। इसमें कम खर्च लगता है। मितव्ययी मितव्य मतलब कि खर्च भी कम आता है और ये सरल भी होता है। ठीक है, मुख्य उपयोग क्या है, गहन और गोपनीय जांच में जो है प्राथमिक वाले में जो है इसका यूज किया जाता है। गहन और गोपनीय जांच हो तब हम लोग प्राथमिक का यूज करेंगे। जब सरकारी समितियों और अपराध जांच करना हो तब हम लोग जो है अप्रत्यक्ष वाले का जो है सहारा लेते हैं। अब आइए बात करते हैं प्राथमिक समंग संकलन की रीतियों एवं उत्तम प्रश्नावली के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सी जो है समंग को संकलन करने के लिए जो रीति है उसमें जो उत्तम प्रश्नावली है वो कौन सी है। तो पहला है आपका डाक प्रश्नावली प्रणाली, दूसरा है प्रगणक विधि है। ठीक है, देखिए आपको हिंदी में थोड़ा ये टफ लग रहा होगा, ठीक ना, इंग्लिश में क्या है कि कुछ चीज़ें इजी होंगी लेकिन कुछ चीज़ें टफ हैं, तो दोनों जगह पे आपको सेम टू सेम दिक्कत है। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक, एग्जाम में। तो डाक प्रश्नावली मेथड से हम लोग कर सकते हैं और प्रगणक विधि से भी हम लोग कर लेते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं डाक प्रश्नावली प्रणाली क्या होता है भाई, कार्यप्रणाली आइए समझते हैं। अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक सूची प्रश्नावली तैयार करता है और उसकी एक एक प्रति सूचकों को जो है सूचकों के पास डाक से भेजता है। सूचक उत्तर भरकर निश्चित तारीख तक इसे डाक से ही वापस लौटा देते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये आप हो गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि किसी के पास, जिसके पास इंफॉर्मेशन आप उसके पास भेजते हैं, ठीक है, एक डाक के माध्यम से ये चिट्ठी जाएगी, उसमें वो जो क्वेश्चन रहेगा उसको भर करके वो क्या करेगा, सीधे फिर डाक के माध्यम से आपके पास क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक, यही है आपका डाक प्रश्नावली प्रणाली हो गया। ठीक है, अनुरोध पत्र क्या है, कवरिंग लेटर, इसके साथ एक पत्र लगाया जाता है जिसमें जांच का उद्देश्य बताया जाता है और सूचनाओं का पूर्णतः गुप्त रखने का भरोसा दिया जाता है। ठीक है, मतलब यही है कि जब आप मेरे पास कोई लेटर आप भेजते हैं, जैसे नहीं पहुंच पा रहे, कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही, पुराने ज़माने में क्या होता था, एक चिट्ठी लिखी जाती थी इनके पास, उसमें जो चीज़ें आपको क्लियर करना है आप उसको लिख दीजिए। ठीक, फिर ये क्या करेंगे, उसका आंसर लिख करके आपको जो है बता देंगे ये चीज़ है। लेकिन इस बात का उसमें ध्यान रखा जाता था कि जो बातें हो रही हैं वो हमेशा कैसी होंगी, सीक्रेट होंगी। कैसी होंगी भैया, सीक्रेट होंगी, गुप्त होंगी। ठीक, इसको जो है किसी को बताया नहीं जाएगा। अब आइए इस प्रणाली के जो है गुण देख लेते हैं। मेरिट, मौलिकता, पहली जो है इसकी क्वालिटी है, सूचनाएं सीधे सूचकों द्वारा भरी जाती हैं इसलिए अत्यधिक मौलिक और विश्वसनीय हो जाती हैं। ठीक ना, ठीक, मितव्यता, इसमें शारीरिक परिश्रम, समय और धन की बहुत बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़े और दूर दराज के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए यह सबसे बेहतरीन रीत मानी जाती है। ठीक, इस प्रणाली के डिमेरिट देख लीजिए। सीमित व्याप्ति है, लिमिटेड कवरेज है, यह केवल शिक्षित और समाज के लिए उपयोगी है, शिक्षित समाज के लिए उपयोगी है, अशिक्षित लोग इसे
जो है नहीं बियर कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये जब आपको डाक के माध्यम से कोई लेटर आपको जो है भेजा जाता है, तो अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो जो है उस लेटर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर को आप दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये शिक्षित समाज के लिए है, अशिक्षित लोगों के लिए जो है ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपूर्ण सूचना व उदासीनता। लोग अक्सर प्रश्नावलियां वापस ही नहीं भेजते हैं। आलस्य या शंका के कारण कई प्रश्नों को खाली छोड़ देते हैं या गलत जानकारी भर करके दे देते हैं। ठीक, इसमें बताया जा रहा अपूर्ण सूचना और उदासीनता, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ लोग का मन रहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, नहीं भेजेंगे यार, तो आलसपन आ जाता, नहीं भेजते। कुछ लोग भेजते भी हैं तो वो आधा अधूरा भेज सकते हैं या फिर गलत आंसर भी टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है, प्रति जांच में देख लीजिए, क्रॉस चेकिंग का अभाव। इसमें सूचक और अनुसंधानकर्ता के बीच सीधा संपर्क न होने से ना तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ना ही सूचक के मन का कोई संदेह दूर किया जा सकता है। ठीक, मतलब ये अगर आप आमने सामने रहते हैं तो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होता तुरंत पुटअप करके जो है बात की जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कि जो सामने वाला सूचक होता है वो आपके पास नहीं होता, बहुत दूर रहता है, तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करने में थोड़ा समय भी लग जाता है। ठीक है, पूरक प्रश्न जो है आप उससे जो है डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, और सूचक के मन का कोई संदेह भी आप ऐसे दूर नहीं कर पा रहे होते हैं उस समय। आप अव्यवहारिकता। लोग अपने निजी मामलों जैसे आय, आदतें, परिवार की जानकारी लिखित रूप में देने से हिचकिचाते भी, और सही बात है, कोई अपना आय और अपने घर वालों का जो है गुप्त डेटा को जो है कैसे शेयर कर सकता है किसी के साथ, तो देने में थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है डिमेरिट थी। आइए इसमें देखते हैं सावधानियां क्या बरतनी चाहिए हम लोगों को, प्रिकॉशंस क्या देखने पड़ते हैं अनुसंधानकर्ता को। सूचक को जांच के उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी देकर उसका सहयोग हासिल करें इसमें। ठीक, मतलब जो सूचक है उसको क्या करना, अनुसंधानकर्ता को सूचक को जो है सारे के सारे चीज़ें स्पष्ट लिख करके दे देना चाहिए ताकि वो भी संतुष्ट रहे, उसके मन में कोई डाउट ना रहे और वो अपना सहयोग दे सके हम लोगों को। प्रश्नों की भाषा मधुर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और कम संख्या वाली होनी चाहिए। ठीक है, द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए ताकि जो आपका ये सूचक है उसको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई डाउट ना हो कि मेरे साथ जो है गलत हो रहा है या फिर गलत चीज़ें पूछी जा रही हैं। उत्तरों की सत्यता जांचने के लिए क्रॉस चेक वाले प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है पक्षपात से बचने के लिए बीच बीच में प्रतिदर्श जांच सैंपल चेक करानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भिजवाना। ठीक है, ठीक, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भिजवाना, शेड्यूल्स सेंड थ्रो इन्यूमरेटर्स। ठीक, ये क्यों अपनाई गई पहले इसको जान लेते हैं। डाक प्रश्नावली की कमियाँ। ठीक, अपूर्ण और अशुद्ध सूचना, अशिक्षितों के लिए अनुपयोगिता को दूर करने के लिए जो है इसको हम लोगों ने जो है यूज किया इस रीति को। ठीक, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी डाक रीति थी उसमें मान लीजिए जो अशिक्षित है वो कहाँ से लेटर को टाइप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और कोई जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है अपूर्ण भी तो दे सकता है और अशुद्ध भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है। ठीक, इस वजह से जो है हम लोगों ने प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ जो है भिजवाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग जो है डेटा को इकट्ठा करेंगे। कार्यप्रणाली क्या है इसमें, इस रीत में अनुसूची, ठीक, मतलब प्रश्नों का जो प्रपत्र है लेकर नियुक्त किए गए प्रगणक इन्यूमरेटर स्वयं घर घर जाते हैं और सूचकों से आमने सामने प्रश्न पूछकर उत्तरों को प्रपत्र में खुद दर्ज करते हैं। ठीक, इसमें ये हो गया बात, यूँ समझिए कि आप हैं ये, ठीक है, और ये आप हैं अनुसंधान करता है। ठीक है, और ये जो है हो गया सूचक हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे कि एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे, एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे। ये बंदा क्या करेगा, इनके पास जाएगा, ये शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, इनसे जो भी सवाल रहेगा उसको आप जो है इनको जो है लिख करके दे देंगे। ये क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे, ये शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, इनसे पूछेंगे, पूछ करके जो है उस डेटा को फिल कर लेंगे। ठीक, इनका भी जो भी डाउट होगा उसको भी दूर हो जाएगा और अशिक्षित हैं तो भी जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये जो ऊपर वाली जो पहली वाली रीति थी उसका पूरा का पूरा जो ड्रॉबैक था उसको ख़त्म कर दिया गया इसमें। ठीक, कैसे ख़त्म किया गया, क्योंकि जो अनुसंधान करता था उसने जो एक प्रगणक को जो है अपॉइंट कर लिया, वो जाएगा चीज़ों को जो है सामने वाले जो सूचक हैं उनसे ले करके सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके फिर ला करके अनुसंधानकर्ता को दे देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका प्रमुख उपयोग बड़े व्यापारिक घराने, शोध संस्थान और सरकारी विभाग इसका उपयोग करते हैं। भारत में जनगणना अनुसंधान इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना किस प्रणाली द्वारा किया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भिजवा करके किया जाता है। ठीक है,
ये हो गया। डाक प्रश्नावली और प्रगणक विधि में अंतर देख लीजिए। समानता, दोनों ही रीतियों में उत्तर सीधे मुख्य सूचक से ही प्राप्त किए जाते हैं, किसी गवाह से नहीं किए जा सकते। मूल अंतर, डाक प्रणाली में फॉर्म सूचक खुद भरता है और डाक से भेजता है, जबकि प्रगणक विधि में फॉर्म को प्रगणक खुद अपने हाथों से सूचक के सामने भरता है। ठीक है, ये दोनों में मूल अंतर है। ठीक है, अब प्रणाली के गुण देख लेते हैं। विस्तृत क्षेत्र, बड़े पैमाने पर होने वाले अनुसंधानों के लिए सबसे उपयुक्त है ये। उच्च शुद्धता और विश्वसनीयता इसमें, योग्य और प्रशिक्षित प्रगणकों के व्यक्तिगत संपर्क के कारण आंकड़े बिल्कुल सही और भरोसेमंद होते हैं। निष्पक्षता, व्यक्तिगत भेदभाव या पक्षपात का असर न्यूनतम हो जाता है। असीमित व्याप्ति, शिक्षितों के साथ साथ अशिक्षित सूचकों के क्षेत्र में भी आसानी से डेटा एकत्र किया जा सकता है। प्रणाली के दोष देख लेते हैं। ये प्रणाली थोड़ी महंगी है, इसमें भारी मात्रा में धन, समय और श्रम लगता है। इसमें केवल सरकार या फिर अमीर संस्थाएं ही करा सकती हैं इसको। ठीक है। जटिलता, प्रगणकों का सही चुनाव करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनके काम की निगरानी करना बहुत पेचीदा काम हो जाता है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है स्वाभाविक अभिनीति बायस बेसिस। हाँ ठीक, अलग अलग प्रगणकों के स्वभाव और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के कारण आंकड़ों के संकलन में थोड़ा अंतर वेरिएशन आ जाता है, जो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ठीक, चीज़ें कभी कभी क्या होती है कि वो बायस हो जाते हैं। ठीक ना। ठीक, ये है। अब देखिए प्रगणक विधि की सावधानियां क्या है। प्रगणक बुद्धिमान होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, निष्पक्ष और स्थानीय भाषा रीति रिवाजों का जानकार होना चाहिए। काम पर भेजने से पहले प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है इसमें। ठीक, अब आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा समय का अभाव है, आगे की क्लास जो है कल करेंगे। ठीक, ये आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या बहुत स्पीड से मैंने पढ़ाया, तो इस वजह से जो है ये थोड़े कम समय में ज़्यादा चीज़ हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक।